हेलो विद्यार्थीगण, मैं हूं निर्मल झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैटलिस्ट केमिस्ट्री क्लासेस। तो इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर में बात कर चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछले 3 लेक्चर को नहीं देखा तो रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही इसमें कुछ आने वाला है, यानी मज़ा आने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज देखने वाले हैं और वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी बुक का, वो ये कहता है कि अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी डैश। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है ए और दूसरा सॉल्यूशन है बी। तो हम यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं कि लिटमस पेपर यानी रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं और वो जब बाहर निकल रहा है तो वो ब्लू हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ब्लू। तो रेड लिटमस पेपर मैंने डाला सॉल्यूशन ए में, निकला ब्लू। अच्छा, एक और मैंने इसमें ब्लू लिटमस पेपर डाला और निकला रेड। क्या निकला? रेड। तो दोनों की क्या मतलब है, आपको दोनों समझना है। पहले ब्लू लिटमस पेपर को डाला और रेड निकला, इसका मतलब ये चीज़ एसिड है। क्या है ये चीज़? एसिड। अगर रेड डाला और ब्लू निकला तो इसका मतलब ये चीज़ है बेस। याद रखना है, ब्लू हो रहा है तो यानी बेस है, ठीक है। तो यानी कि ये चीज़ बेसिक है। तो हम लोग पीएच के बारे में जानते हैं कि 0 से लेके 14 तक, यहाँ 7 और यहाँ पे 0, यानी 0 से 7 और 7 से 14। तो किसी का 7 से 0 की ओर हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और किसी का अगर 7 से 14 की ओर जा रहा है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो हमको तो यहाँ पे क्या करना है कि हमने जो लिटमस पेपर डाला था वो ब्लू निकला, रेड डाला था, तो इसका मतलब वो बेसिक है। इसका मतलब उसका पीएच 7 से लेकर 7 से आगे 14 तक के बीच में होना चाहिए। 14 भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो 145 यानी सारे के सारे 7 से नीचे, और सब कुछ क्या बताएगा कि एसिडिक चीज़ बताता है, यानी कि ये जो हमारा कंपाउंड है वो एसिडिक है। और 7 से ऊपर कौन सा है? तो 7 से ऊपर तो सिर्फ एक है, यहाँ पे 10। 7 से ऊपर सिर्फ एक है, और हमने रेड लिटमस पेपर डाला, ब्लू हो चुका है यानी बेस है, तो यहाँ पे 10 पीएच एक ही चीज़ आ रहा है, यहाँ 10। इसका मतलब ये चीज़ बेसिक है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दूसरा है अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड egg cells to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, यानी उस सॉल्यूशन में क्या है? NaCl है, HCl है, या LiCl या KCl, क्या है? तो पहले आपको ये क्रश्ड एग सेल जो है ये समझना होगा। ये होता है CaCO3। क्या है ये? मार्बल है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रश्ड एग सेल, यही चीज़ होता है। अब इसके अंदर कौन सा चीज़ से रिएक्ट कराए कि कोई गैस बनाए? तो ये है ना मेटल कार्बोनेट। क्या है ये? मेटल कार्बोनेट है। क्या है ये? मेटल कार्बोनेट। ये रहा कैल्शियम मेटल और ये कार्बोनेट CO3। तो मेटल कार्बोनेट हो, तो हम लोग जानते हैं कि मेटल कार्बोनेट को अगर एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो ये देगा CaCl2, यानी एक सॉल्ट, H2O + CO2। ऐसा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड से रिएक्ट कराने पे मिला है, तो बोलेंगे इसको कराने से क्या होगा? इसको कराने से क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, इससे नहीं मिलेगा, ये सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है। सॉल्ट रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट से रिएक्ट करके नहीं देगा। KCl भी एक सॉल्ट है, तो ये दोनों सॉल्ट रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ये एसिड है, मेटल के कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और साथ में वाटर भी। तो इसीलिए ये सॉल्यूशन HCl होगा। आपको इन बातों से भी ध्यान रख सकते हैं कि इसके बाद ये क्या बनाया? Ca, जो
ये क्या चीज़ है, स्लैग्ड लाइम है, उसको अगर इस चीज़ से रिएक्ट कराएं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से, तब ये क्या करेगा, ये बनाया देगा CaCO3 और H2O। यही चीज़ होता है वाइट PPT। क्या है ये चीज़, वाइट प्रिसिपिटेट बना रहा है, ये वाइट प्रिसिपिटेट लिखा हुआ है, तो सही है। यानी कि वाइट प्रिसिपिटेट यानी कि क्या कर देता है, इस वाटर को, लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड डालने से क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था कि लाइम वाटर मिल्की कर देता है, ठीक है। तो यानी कि फाइनली आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को HCl से रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैंने यहाँ पे क्या है, लाइम वाटर में डाला तो वाइट प्रिसिपिटेट यानी मिल्की हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, मिल्की कर देता है। तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास NCERT का क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है कि 10 ml NaOH कम्प्लीटली 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बोला है कि अगर 20 ml NaOH हो तो वो कितने ml HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। यानी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोला NaOH है, कितना है, तो 10 ml है। कितना है, 10 ml है, ठीक है। तो 10 ml NaOH 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो फिर बोला कि 20 ml NaOH है आपके पास, तो ये कितने ml को, देखते 10 ml 8 ml को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो 20 ml 16 ml HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। सिंपल था सवाल, थोड़ा ना बहुत मुश्किल था। अब कितने लोग इसी में अपना माथा पच्ची खपा रहे होंगे। सिंपल, अरे 10 ml NaOH 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो 20 ml NaOH 16 ml HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। ये दुगुना, ये डबल, तो ये भी तो डबल होना चाहिए ना। चलिए, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशंस। तो पहला ऑप्शन है, क्या इंडाइजेशन के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, या एनाल्जेसिक का, या एंटासिड का, या एंटीसेप्टिक का। किसका इस्तेमाल इंडाइजेशन में किया जाता है। तो मैंने कई बार ये बता चुका है, इंडाइजेशन का मतलब पेट में एसिडिटी का बढ़ना। तो एसिडिटी अगर बढ़ता है तो एंटासिड उसको क्या कर सकता है, कम कर देता है। और 2 एंटासिड, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये वो चीज़ है जो एंटासिड को, एंटासिड है, यानी अगर इंडाइजेशन हो तो ये कम कर देगा। इसी से इनो बनता है। क्या बनता है, इनो। या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एंटासिड का काम करता है। तो ये दोनों ही चीज़ क्या करता है, एंटासिड का काम करता है, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर का क्वेश्चन है, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैनुल्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हम लोग डाइल्यूट ले लेते हैं। ये क्या है, डाइल्यूट है, और साथ में क्या मिला है इसके अंदर, जिंक। तो क्या बनेगा, हम जानते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बिल्कुल बैलेंस भी है, हाँ 100% बैलेंस है। उसी तरह से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कैसा है, डाइल्यूट है। क्या मिला है इसके अंदर, मैग्नीशियम मिला है। तो क्या बनाएगा, अरे मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, इधर एक एक है, दोनों 2 लगा दिए, हो गया बैलेंस। इधर 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 जिंक
एक जिंक सल्फेट एक है, एक बैलेंस ही है, ठीक है, ये भी कंप्लीटली बैलेंस हो गया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फिर लिया है, H2SO4 कैसा है, डाइल्यूट है, और हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं अल्युमिनियम, तो क्या बनेगा, तो हम जानते हैं कि ये हाइड्रोजन से अब फिर अल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यानी ये अल्युमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने वाला है, तो बनने वाला है AlSO4 अल्युमिनियम सल्फेट, और हाइड्रोजन रिलीज हो जाने वाली है। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे, ये फॉर्मूला भी सही नहीं है, अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है इसीलिए इस पे 3, और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है इसीलिए इस पे 2। तो अल्युमिनियम इधर कितना है, सल्फेट इधर कितना है 3, तो सल्फेट 3, क्योंकि इधर सल्फेट 3 है, अल्युमिनियम 2, अब हाइड्रोजन 6, इधर हाइड्रोजन सिर्फ 2, तो 3 आगे लगा देंगे, हो गया बैलेंस। बिल्कुल बैलेंस भी है और बिल्कुल जो इन्होंने कहा वही मैंने लिखा भी है। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई बात नहीं, डाइल्यूट रहेगा लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन गैस को तो निकलना ही निकलना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए। तो HCl से रिएक्ट कौन कर रहा, आयरन कर रहा है, ठीक है, क्या हो जाएगा FeCl2 और H2, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्यों रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, किससे हाइड्रोजन से बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, यहाँ आयरन हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यही होने वाला है। बैलेंस है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। FeCl2 बिल्कुल बैलेंस है, 100% बैलेंस भी है, और इन्होंने जो कहा वो मैंने लिख दिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास NCERT का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सचमुच आपको मज़ा आ जाएगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज ए एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जैसे CH3CH2OH, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, और अगर C6H12O6, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो आपको दिख रहा है ना कि ये इसमें भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो दोनों में हाइड्रोजन है लेकिन ये दोनों ही एसिड नहीं है। तो बोलता है कि इसको प्रूव कीजिए आप, ये एसिड नहीं है। बोला इसको प्रूव कीजिए, तो बोला ठीक है प्रूव कर देते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर में अल्कोहल डाल देते हैं, अल्कोहल। अब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी वायर लगा देते हैं, मान के चलिए मैंने पॉजिटिव डाल दिया और फिर वापस इधर से निकाल भी लिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया है। बोलेंगे कि कैसा बल्ब बनाए हैं सर आप। तो अब यहाँ पे बैटरी का सोर्स है, ठीक है, बैटरी का सोर्स है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि ये बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब हम क्या देखते हैं कि ये बल्ब नहीं जल रहा है। बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब कोई भी आयंस नहीं फॉर्म हुआ है, कोई भी आयंस नहीं फॉर्म हुआ, इसीलिए ये बल्ब नहीं जल रहा। ये एसिड होता ना बल्ब जल जाता, क्यों, क्योंकि एसिड के अंदर H+ होते हैं और जो चार्ज को कैरी कर सकता है, यानी यहाँ पे कोई भी आयंस, कोई भी H+ नहीं बना है जो चार्ज को कैरी कर सकता है, चार्ज को यहाँ से वहाँ मूव करा सकता है। यानी ये सॉल्यूशन में कोई भी प्लस नहीं है जो यहाँ से इधर मूव हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बल्ब नहीं जलता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी H+ आयंस नहीं फॉर्म हुआ है। और सेम चीज़ ग्लूकोज में भी देखते हैं, हम ग्लूकोज को भी एक कंटेनर में डालते हैं और एक वायर यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो बल्ब है ये बल्ब नहीं जलता है, ये बल्ब जलता ही नहीं है। उसके पीछे का क्या कारण है कि इसका मतलब नो एनी आयंस फॉर्मेशन, यानी कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे कोई आयन से मेरा मतलब है एसिड तो H+ देता है, कोई H+ नहीं बना है,
कोई H+ नहीं बना है तो चार्ज कैसे? तो हम तो जानते हैं कि एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, एसिड जो होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ तो बल्ब जल ही नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे H+ आयंस नहीं बना, कोई आयंस नहीं बना। और आयंस जब तक क्या होगा, मूवमेंट नहीं होगा आयंस का, तब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है, तो हम ये एक्टिविटी करके दिखा देंगे सिंपल। तो 7th नंबर का जो क्वेश्चन है बोलता है व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। तो हम जानते हैं कि रेन वाटर क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये बना लेता है, ये फॉर्म हो गया एसिड। क्या फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, यानी वाटर आया कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके कार्बोनिक एसिड बना लिया। अब इस एसिड में क्या होगा, H+ होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसी तरह से या H2O, पानी पड़ा और इन्वायरमेंट में है सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड है, तो यहाँ पे बना लिया H2SO4, है ना। यहाँ पे क्या बना लिया, ये भी H+ आयन देगा, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, ये भी H+ देगा। तो हम जानते हैं कि रेन वाटर में क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस हैं और गैस से कंबाइन होके क्या हो जाता है, एसिड बना लेता है, और जिसके कारण वो क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो कम्प्लीटली प्योर H2O है, प्योर H2O, उसमें कोई OH या H+ नहीं बनता है। जबकि इसके साथ तो बहुत सारे गैस कंबाइन होते हैं ना, गैस जैसे एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा या बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगा तो कुछ ना कुछ आयंस बनेंगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता, ये पास नहीं करेगा, ये पास करेगा। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से समझ चुके हैं कि डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कोई आयंस नहीं बनता। और यहाँ पे रेन वाटर क्यों करता है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी कंबाइन हो जाएगा वाटर के साथ, तो एसिड बनाएगा कोई ना कोई। ठीक है, जनरली बनाता है HNO3, ये भी एसिड बनाएगा। तो सब के सब एसिड बनाते, एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, और एसिड में तो H+ होता है, इसीलिए रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 और 9, हम 8 की बात पहले कर लेते हैं। बोलता है कि वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो क्या होता है, जैसे ना कोई भी एसिड पकड़ लीजिए आप, H2SO4 या फिर HNO3, ये पता है एसिड इसलिए है क्योंकि इसको वाटर में डिज़ोल्व करने पे ये H+ देता है। सब एसिड क्या होता है, H+ देता है, इसीलिए यानी कि इसका एसिडिक जो भी कैरेक्टर है वो H+ के कारण होता है। क्या होता है, H+ के कारण ही इसका क्या हो रहा है कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो जब इसके अंदर यानी ये गैसियस फॉर्म में रहे तो इसका मतलब वहाँ पे H+ आयंस फॉर्म नहीं होंगे। अगर H+ आयंस फॉर्म नहीं होंगे तो ये ना स्वाद में खट्टा होगा, ना ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, और ना ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। यानी एसिड का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। एसिड का कोई भी प्रॉपर्टी शो करने के लिए H+ आयंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यानी मेन जो मुद्दा है, क्योंकि ये यानी हम बोलेंगे कि ये एसिडिक बिहेवियर इसलिए शो नहीं करता क्योंकि ये H+ आयंस नहीं बना पाता। ठीक है, H+ आयंस ही रिस्पॉन्सिबल है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 5 सॉल्यूशन है, A, B, C, D एंड E, सबका pH दे रखा है 4, 1, 11, 7, 9। तो फिर बोला कि कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, अल्कलाइन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीकली एसिड, यही पूछा। सिंपल, पहले हम बात कर लेते हैं 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक एक pH स्केल होता है।
एक pH स्केल यहाँ तक होता है। तो हम जानते हैं कि इधर अगर आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और उधर जाएंगे तो बेसिक क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो हम ना क्या करते हैं, सबको बैठा लेते हैं। एक है 7 पे, एक है 7, ओके, एक है 11, 11 यहाँ पे आएगा, एक है 9, 9 यहाँ पे आएगा, और क्या है, और है एक है 1, 1 यहाँ पे आएगा, सबको सर्कल लगा देते हैं, और एक और है 4, 4 यहाँ पे आएगा। यानी कि देखिए 7 और 0 के बीच 1 और 4 है, 7 और 14 के बीच 9, 11 और एक 7 खुद है। ठीक है, तो हम बारी बारी से लिख लेते हैं। ए हमारा क्या है, 4, ए है 4, बी क्या है, बी है 1, सी क्या है, सी है 11, ये रहा सी, सी है 11। उसके बाद डी क्या है, डी 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 7, डी है 7, डी है 7, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 9, उसके बाद है 9, 9 की क्या है, ई है। ठीक है, बारी बारी से कर लेते हैं। पूछा है कि कौन सा न्यूट्रल है, तो देखिए ये डी जो है वो न्यूट्रल है, डी क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि डी जो है वो न्यूट्रल है, ओके। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब होता है बेस, अल्कलाइन का मतलब बेस। तो पहला एक 11 है, एक 9 है, तो हम उधर से जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, तो 11 इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है। 11 बोले तो सी नंबर, सी नंबर जो है, सी नंबर वो क्या है, अल्कलाइन है, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो हम इधर जाते हैं तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, तो 4 और 1, यानी ये जो बी है, ये बी नंबर, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओके, ये बी नंबर स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद क्या बचता है, वीक एसिड। इन दोनों में 1 अगर स्ट्रॉन्ग है तो 4 इसके मुकाबले वीक है, तो यानी कि ए नंबर है वीक। उसके बाद क्या पूछा है, वीकली अल्कलाइन, तो 11 स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, तो 9 वीकली अल्कलाइन, 9 को हम लोगों ने बोला है ई। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है वो ये कहता है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, HCl इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए वाइल CH3 एसिटिक एसिड बोलते हैं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In test tube, will the fizzing occurs more vigorously and why? Simple. एक दो टेस्ट ट्यूब इन्होंने लिया है, एक है A, दूसरा टेस्ट ट्यूब है B, एक के अंदर डाला है HCl, एक के अंदर है HCl और इसके अंदर है CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, दोनों का कंसंट्रेशन, समझिएगा बात को, कंसंट्रेशन सेम है, दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है। तो इक्वल लेंथ का मैग्नीशियम रिबन इसके अंदर डाला जाता है, ये क्या है, Mg मैग्नीशियम, और इधर भी मैग्नीशियम रिबन डाला जा रहा है इक्वल लेंथ का। तो बोल रहा है कि किस में ज़्यादा हलचल होगा। ठीक है, किस में ज़्यादा हलचल होगा और क्यों। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, मैग्नीशियम है मेटल और एसिड HCl रिएक्ट करेगा आपस में, और इधर भी एक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड, और ये भी Mg के साथ रिएक्ट करेगा। तो दोनों रिएक्शन होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ना एसिटिक एसिड, ये है वीक एसिड। क्या है ये, वीक एसिड, और ये जो चीज़ है ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। सिंपल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और ये वीक एसिड, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही जाएगा फटाफट रिएक्शन शुरू हो जाएगा। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, MgCl2 बना लेगा, यानी बैलेंस कर लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस फटाफट रिलीज होना शुरू हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। जबकि
यहाँ पे जो है ये वीक एसिड है, उतना तेज़ी से रिएक्शन नहीं शुरू होगा क्योंकि वीक है, H+ बहुत ही कम निकल रिएक्ट होंगे। तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा कि ये मेटल तो रिएक्टिव है लेकिन एसिड वीक है, जिसके कारण ये वीक कंपोनेंट के कारण रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा। जितनी तेज़ी से यहाँ हाइड्रोजन तेज़ी से निकल रहा है और पूरा खलबली मच गया इस पूरे रिएक्शन के अंदर, और फटाफट हाइड्रोजन निकलना शुरू हो गया, तुरंत रिएक्शन शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्लो रिएक्शन होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3COO, इसका ट्वाइस Mg प्लस H2 हाइड्रोजन गैस तो यहाँ भी रिलीज़ होगा, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं होगा जितना तेज़ी से यहाँ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड रीजन है। ऐसा क्यों लिखा है फॉर्मूला में? मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, एसिटिक एसिड का वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस, ये वाला 1 इस पे, ये वाला 2 इस पे। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होगा। क्लियर है? तो ये इसका कारण है स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण इसमें फटाफट रिएक्शन होगा, बहुत ही तेज़ी से रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, जबकि यहाँ रिएक्शन स्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो बोला है कि एक फ्रेश मिल्क है ना, तो बोला कि जो मिल्क है उसका pH 6 होता है। ठीक है, उसका pH है 6। तो बोला कि कर्ड बन जाने के बाद उसका pH क्या होगा। हम जानते हैं कि मिल्क के मुकाबले कर्ड जो है वो क्या है, खट्टा है ज़्यादा। मिल्क के मुकाबले कर्ड ज़्यादा खट्टा है, तो हम बोलेंगे कि सौर होने के कारण इसका pH 6 से भी नीचे आ जाता है। सिंपल, आसान तो है। वही बोला, चेंज जो होगा कर्ड में वो pH का क्या चेंज होगा, तो वही बोलेंगे कि मिल्क के मुकाबले कर्ड ज़्यादा खट्टा होता है, इसीलिए हम जानते हैं कि pH 6 से भी नीचे आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अ मिल्क मैन ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। क्यों आखिर एक मिल्क मैन बेकिंग सोडा मिलाता है अपने दूध में, क्यों मिलाता है? सिंपल, क्या होता है ना कि खास करके ये गर्मियों के दिनों में जो मिल्क मैन होता है वो गर्मियों के दिनों में बेकिंग सोडा मिलाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है दूध का pH नीचे की ओर आता जाता है। जैसे फ्रेश मिल्क का pH कितना है, 6, तो टाइम बढ़ता जाएगा और pH नीचे की ओर आता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दूध का pH लगभग 4 हो जाए, उस टाइम खट्टा होकर दूध पूरी तरह से फट जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए क्या करता है कि जो मिल्क मैन होता है ना वो तेज आदमी होता है, तो वो बेकिंग सोडा, चूँकि बेकिंग सोडा कैसा है, बेसिक है। कैसा है? बेसिक है। ठीक है, तो जैसे ही क्या करता है कि दूध में बेकिंग सोडा मिला देता है तो pH 6 से भी ऊपर चला जाता है। अब उसको टाइम के साथ नीचे आने में थोड़ा और लेट लगेगा, तब तक वो दूध वाला दूध बेच लेगा और दूसरे के माथे पे चला जाएगा। तो ये इसीलिए क्या करता है कि वो बेकिंग सोडा में दूध में बेकिंग सोडा मिला देता है, जो कि एक बेसिक नेचर का होता है। और वो इसलिए करता है कि दूध जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि जैसे जैसे उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी दूध की आती जाएगी तब तैसे तैसे दूध ख़राब होता चला जाएगा। इसीलिए वो क्या मिला देता है, बेकिंग सोडा। और अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग कि वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। क्योंकि वो ख़राब ना हो, उसको टाइम लगे ख़राब होने में, तब तक वो बेच पाए उस दूध को फटने से पहले। इसीलिए वो क्या करता है, बेकिंग सोडा मिला देता है और स्लाइटली अल्कलाइन बना देता है। ठीक है, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड। कर्ड कैसा होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, तो अब आप उसको बेसिक बना चुके हैं बेकिंग सोडा डाल के, तो अब उसको एसिडिक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही कारण है वाई डज, यानी कि मिल्क को कर्ड सेट होने में, कर्ड के जैसा सेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने के कारण वो क्या हो चुका है, अल्कलाइन हो चुका है, बेसिक हो चुका है बेकिंग सोडा मिलाने के कारण। तो अब उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कर्ड बनने में, इसीलिए वो ज़्यादा टाइम लेता है। सिंपल सा सवाल है।
आप लोग समझ चुके होंगे। सिंपल, फ्रेश मिल्क का पीएच इतना होता है, कर्ड बनने पे और घट जाएगा। मिल्कमैन जो होता है वो बेकिंग सोडा क्यों मिलाता है? क्योंकि दूध फटने से, ख़राब होने से पहले वो बेच सके। बेसिक यानी बेकिंग सोडा मिलाएंगे जो कि बेसिक होता है, तो दूध लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगा, इसीलिए मिलाते हैं। ठीक है, पीएच ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम? क्योंकि बेकिंग सोडा मिलाने के बाद अब उसको एसिडिक की ओर बढ़ने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि वो बेसिक ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 जो कि एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, आज अभी हम लोग इसको फाइनल करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? बोलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो CaSO4.12H2O को हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही हम इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले में छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि 3/2H2O से कंबाइन करके वापस क्या बना देगा? CaSO4.2H2O, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या किया कि मॉइस्चर को गेन करके, वाटर गेन करके क्या बना लेगा? जिप्सम बना लेगा। और हम जब जिप्सम को वापस से 120 हीट करेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब फिर हम इधर हीट करेंगे इसको, यानी कि फिर वाटर से कंबाइन करेंगे तो जिप्सम, ऐसे ही होते रहता है। इसीलिए क्या होता है, आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में भी आता होगा ये बात कि फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे उसको खुले में लाते हैं, पानी मिलाते हैं तो वो फिर से जिप्सम बन जाता है। फिर उसको हीट कर देंगे 120 तो वो फिर से वापस से क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ में रखते हैं, नहीं तो ये वाटर के साथ कंबाइन होकर जिप्सम बना लेगा। इसीलिए हम लोग एयर टाइट कंटेनर में प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो एक एसिड लीजिए, एसिड, और एक बेस, क्या है ये? एक बेस, दोनों मिलके क्या बनाता है? सॉल्ट NaCl प्लस H2O। ये क्या है? एक सॉल्ट है, ये क्या है? वाटर है। तो एसिड बेस कंबाइन होता है, ठीक है, तो हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। इसका pH 7 से कम, इसका pH 7 से ज़्यादा मिलता है तो इसका pH अप्रॉक्स 7 आता है, इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक एग्जांपल लेना है तो ले लिया एक एसिड और H2SO4, यहाँ पे ले लिया MgOH का होल ट्वाइस। सिंपल, क्या बनाएगा? बनाएगा MgSO4 प्लस H2O। अब करना पड़ेगा बैलेंस, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हो गया बैलेंस। यानी यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हलवा है ना, इतना पढ़े न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। एसिड बेस कंबाइन हुआ तो सॉल्ट वाटर बना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही है। गिव 2 इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या होता है? हार्डनेस को कम करने, क्या करता है? वाटर के हार्डनेस को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करता है, हार्डनेस को रिड्यूस करता है वॉशिंग क्लॉथ में। और क्या है यूज़ है? एक वॉशिंग क्लॉथ में, वॉशिंग क्लॉथ में, वॉशिंग क्लॉथ में, वॉशिंग क्लॉथ्स में। अच्छा, बेकिंग सोडा का क्या यूज है? आपको पता है कि बेकिंग सोडा को हम लोग कई बार मैंने आपको समझा चुका है कि NaHCO3 को बेकिंग सोडा बोलते हैं, एंटासिड में यूज़ होता है। अगर पेट में एसिडिटी हो जाए तो हम लोग बेकिंग सोडा ले सकते हैं, उसका अमाउंट हमेशा डिपेंड करेगा, ऐसा लेना नहीं है। अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो अमाउंट डिपेंड करता है। तो आप लोगों को नहीं पता होगा कि कितने अमाउंट में लेना है, तो ऐसा नहीं है कि ले लेना है सीधा,
ठीक है। तो अमाउंट बिना किसी से एक्सपर्ट से पूछे बेकिंग सोडा नहीं लेना है। तो बेकिंग सोडा भी इंडाइजेशन में मतलब हेल्प करता है, एंटासिड का काम करता है। और एक और काम है इसका फूड में, क्रिस्पी फूड बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है यूज़। तो आई होप आप समझ चुके हैं, बहुत सारा यूज़ होता है। एंटासिड में यूज़ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, क्रिस्पी फूड बनाने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।